हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल एजुकेशन विद तौकीर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कोशिका के अंगों के बारे में। कोशिका के कितने अंग होते हैं, उन अंगों के बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो हम कोशिका के जितने भी अंग हैं सभी के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रक, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी काय, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक कोशिका द्रव, सेंट्रोसोम, इन जितने भी इनके अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, इन सभी के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले कोशिका के अंग में जो पहला अंग है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म, इसके बारे में हम सीखते हैं। जीव द्रव होता क्या है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये हमारा जो पूरा ये क्या है, कोशिका है। इस कोशिका के जो कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। इसके अंदर जितने भी पदार्थ ये दिख रहे हैं, जो नंबर वाइज लिखे हुए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, गाल्गी काय है, केंद्रक है, ये अलग अलग, ये रसदानी है। तो ये जो पदार्थ हैं, संपूर्ण पदार्थ को ही जीव द्रव कहा जाता है। कोशिका के अंदर की बाहर जो इस दिख रहा है, ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के अंदर के संपूर्ण पदार्थों को ही कोशिका जीव द्रव कहा जाता है। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। क्या होता है जीव द्रव? तरल और गाढ़ा, तो गाढ़ा पदार्थ होता है। हक्सले ने इसे जीवन का आधार कहा है। हक्सले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको क्या कहा, जीवन का आधार। यह क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि जीवन का आधार किसे कहते हैं। तो जीव द्रव को जीवन का आधार कहा जाता है। या जीव द्रव को जीवन का आधार किसने कहा है? तो जीव द्रव को जीवन का आधार हक्सले ने कहा था। सभी जैविक क्रियाएं द्रव के अंदर होती हैं। जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं इसी के अंदर होती हैं, जीव द्रव के अंदर होती हैं। मैक्स सूज ने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मैक्स सूज वैज्ञानिक ने कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, कोशिका के सिद्धांत बताया था, जीव द्रव का सिद्धांत दिया था। इसका 80% भाग जल का बना होता है। इसके अंदर जो जीव द्रव है, कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी पदार्थ है, उसके अंदर 80% क्या होता है, जल होता है। और जीव द्रव कितने प्रकार की होती हैं? जीव द्रव को दो पार्ट में बांटा गया है। ये दो प्रकार के जीव द्रव, 2 टाइप्स के होते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, जो हमारा केंद्र होता है उसको केंद्रिका द्रव कहते हैं, और बाकी जो कोशिका के दूसरे पार्ट्स हैं उसको कोशिका द्रव कहा जाता है। कोशिका द्रव कोशिका को सुखाने से बचाता है। अगला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, अगला जो हमारा कोशिका का पार्ट्स है, वो सेल ऑर्गन है, वो है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये हमारा जो फिगर्स में आप देख रहे हैं, यह है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में, केवल पादपों में, पेड़ पौधों में ही कोशिका भित्ति पाया जाता है। जंतुओं और मनुष्यों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये जो इसी का इसको ग्रीन पार्ट, ये हरा पार्ट आप देख रहे हैं हिस्सा, ये किसी पौधे का जो है कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, उसके चारों तरफ होता है। ये सेलुलोज का बना होता है और केवल पादपों में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। सेलुलोज से कोशिका भित्ति बनाई जाती है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। सेलुलोज कोशिका भित्ति, आपने पेड़ पौधे को जब काटा गया होगा तो उसके अंदर आपने देखा, उसके बाहर जो है एक मोटी परत होती है जो कोशिका भित्ति होती है, जो पेड़ों को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जीवाणु एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु क्या है? एक पादप होता है
जीवाणु भी एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरीन नाम के पदार्थ से बनी होती है। कवक जो है एक जो है पादप है, उसकी भी कोशिका भित्ति जो है कायरीन की बनी होती है। इसका मुख्य काम कोशिका को आकृति देना व जीव द्रव्य की रक्षा करना। जो जीव द्रव्य है पूरा कोशिका होता है उसकी रक्षा करता है, जो कोशिका को जो है आकृति प्रदान करता है। अलग अलग पेड़ की अलग अलग आकृति होती है, तो किसकी वजह से होती है? कोशिका भित्ति सेल वॉल के द्वारा उसकी आकृति शेप को दिया जाता है। इसमें दो परत होती हैं जिनका मध्य पार्ट्स को हम लमेला नामक दीवार होती है। मध्य पार्ट को क्या कहते हैं? लमेला। इसका अगला पार्ट है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये एक अर्ध पारगम सजीव झिल्ली है जो जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। पूरे जो कोशिका होता है उस तो कोशिका इस टाइप से अभी हम फिगर्स देखे थे, उसका पूरा जो पार्ट से बाहर का पार्ट से ये कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये कैसा होता है? अर्ध पारगम, हल्का छन्नी के आकार का होता है जो मेन पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेता है, बाकी को जो है अंदर नहीं जाने देता है। ये कोशिका झिल्ली का यहाँ पर फिगर दिखाया गया है। तो ये मेंस पार्ट जो होते हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में, बाकी को बाहर ही रखता है, अंदर जाने नहीं देता है। इसका निर्माण 3 परतों से होता है, प्रोटीन व लिपिड या वसा से। प्रोटीन से होता है, लिपिड और वसा से, 3 परतों से होता है। ये जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली हमारे जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। ये कोशिका के अंदर जाने वाले सभी पदार्थों का नियंत्रण करती है। जो हमने पहले ही बताया, सभी का जो है कंट्रोल यही होता है कोशिका झिल्ली से। ये अर्धपारगम सजीव झिल्ली होती है। जो पदार्थ हमारी आवश्यकता है, जिसका हमको फायदा है, उसको अंदर जो है अवशोषित करता है, बाकी को जो है अंदर जाने से रोकता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अंग में सबसे महत्वपूर्ण अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा ये फिगर्स इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसके बाद अलग से हम एक क्लास में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये ऑक्सीशोषण होता है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। जैसे हमारे शरीर में कोई भी जंतु सांस लेता है, श्वसन करता है, उसी तरीके से कोशिका का में जो श्वसन होता है वो कहाँ पे होता है? उसके कौन से अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीशोषण होता है। इसे सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, और हिंदी में अगर बात करें तो इसे सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं। सूत्र कणिका कहा जाता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी व ग्लूकोज बनते हैं। जब ऑक्सीशोषण होता है तो वहाँ पे क्या बनता है? एटीपी ऊर्जा निकलती है, ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा मिलती है, और हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे लिखा है क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी व ग्लूकोज बनता है और हमें ऊर्जा मिलती है। जब श्वसन होता है वहाँ पे भोजन है वो अलग अलग कण में टूटता है और ग्लूकोज एटीपी बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा गया है। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ये दिख रहा है यहाँ पे जो दीवार है, ये पार्ट्स, इसको कहते हैं क्रिस्टी। इसकी आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं
जो हमारे प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला पार्ट है अंग है अंतःप्रदब्ध जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अंतःप्रदब्ध जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हमारी ये कोशिका का अंग है। ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ये कोशिका के अंदर से जो है हमको आकृति प्रदान करता है, कोशिका को आकृति प्रदान करता है, इसीलिए इसको आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे मनुष्य का कंकाल जो है उसको आकृति प्रदान करता है, उसका कंकाल अगर जिस टाइप से बना होगा उसके शरीर उसी टाइप से दिखेगा। इसी तरीके से कोशिका का जो आंतरिक कंकाल है वो अंतःप्रदब्ध जालिका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कहते हैं। ये हमें आंतरिक सहायता देता है कोशिका को। ये दो प्रकार से बांटा गया है इसको। एक है स्मूथ ईआर, जिसको चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट व वसा का निर्माण करता है। ये हमारे इसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसी को जो है स्मूथ ईआर कहा जाता है। तो ये राइबोसोम्स की वजह से इसमें वसा का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। दूसरा है रफ ईआर, खुरदरी अंतःप्रदब्ध जालिका, रफ ईआर। इस पर राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहते हैं और इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर, चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका और खुरदरी अंतःप्रदब्ध जालिका। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये पार्ट्स, और ये इधर का पार्ट जो है जो ऊपर ये हिस्सा दिखी हुई है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, खुरदरी ईआर, जिसमें हमारे राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो रफ ईआर है ये प्रोटीन का निर्माण करता है और स्मूथ ईआर है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करते हैं। ये इधर वसा का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अंतःप्रदब्ध जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो पार्ट्स हैं और इन दोनों पार्ट्स के अलग अलग कार्य हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि प्रोटीन का निर्माण किस ईआर में या किस अंतःप्रदब्ध जालिका में होता है। तो खुरदरी या रफ ईआर में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये अगर हम याद रखेंगे कि राइबोसोम्स कहाँ पाया जाता है, तो रफ ईआर में ही राइबोसोम्स पाया जाता है और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करता है। तो रफ ईआर में ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं और स्मूथ ईआर में वसा हमारा क्या होता है, चिकना होता है। तो चिकना ईआर में ही वसा का निर्माण होगा, वसा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होगा क्योंकि वसा हमारा चिकना पदार्थ होता है, तो इसका नाम ही है स्मूथ। तो ये इसका वसा का निर्माण करता है। अगला अंग है राइबोसोम्स। अगला पार्ट उसी के अंदर का राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या होता है, इसकी यहाँ पे संरचना देखें, ये छोटे छोटे दानेदार जो फिगर्स में दिख रहा है इसी को राइबोसोम्स कहा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यहाँ पे लिखा हुआ, अभी हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में ही जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग राइबोसोम्स होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब वहां पर था माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाएगा, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ये दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है और ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये दानेदार छोटे छोटे अंग जो दिख रहे हैं यही राइबोसोम्स होते हैं। 70S राइबोसोम यह हल्का होता है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एक है 80S
80S राइबोसोम्स ये भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये दोनों मिलकर प्रोटीन का निर्माण में कार्यरत रहती हैं। इन दोनों मतलब राइबोसोम्स 70S और 80S मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 70S ये हल्का होता है, 80S ये भारी होता है। यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है और 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम की खोज 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट ने की थी। तो इसमें जितने भी कोशिका के अंग हैं सबकी खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी, अलग अलग वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं। तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेट ने की थी। राइबोसोम कार्य प्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मतलब हमारे जो इंडियन भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक हैं वेंकटरमन रामकृष्णन, इन्होंने भी जो है राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के बारे में अध्ययन किया था, इसके बारे में खोज की थी, इसलिए इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और राइबोसोम की खोज का जो श्रेय है वो रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पैलेट को दिया जाता है और उसकी कार्यप्रणाली वर्क सिस्टम है उसके बारे में हमारे इंडियन वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन को जाना जाता है। अगला पार्ट से अंग जो है गाल्जी का है। गाल्जी बॉडी कहते हैं, एक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे फिगर्स में गाल्जिका की संरचना तथा उसके कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। इसकी खोज इटली के वैज्ञानिक कैमिल्ले गाल्जी ने की थी। कैमिल्ले गाल्जी ने इसकी खोज की थी। इन्हीं के नाम पर जो है इस अंग का नाम गाल्जिकाय रखा गया है। इस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया था गाल्जिकाय। कैमिल्ले गाल्जी ने इसकी खोज की थी। यह पदार्थ का परिवहन करता है, यानी कि यातायात में सहायक। गाल्जिकाय जैसे हमारे शरीर में ब्लड जो है पदार्थों का जो है संवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर करता है, परिवहन का कार्य करता है ब्लड। उसी तरीके से गाल्जिकाय कोशिका के अंदर गाल्जिकाय का काम परिवहन का होता है, वो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करता रहता है। ये नली के समान सूक्ष्म संरचनाएं हैं। नली के समान सूक्ष्म, यहाँ पे आप नली देख रहे हैं, ये जो है इस तरीके से ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं नली के समान, जो केंद्रक के पास स्थित होती है। ये कोशिका में केंद्रक के समीप जो है स्थित होती हैं। इसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। गाल्जिकाय ही लाइसोसोम का निर्माण करता है। अगला है सेंट्रोसोम यानी तारककाय। सेंट्रोसोम या तारककाय, यहाँ पे हमारा पूरा जीवद्रव्य कोशिका दिखाया गया है। उसके अंदर ये पार्ट्स को हम यहाँ पे बड़े रूप में देख रहे हैं। यही है हमारा सेंट्रोसोम। ये हमारा जो है नली यहाँ होती है पतली पतली, इसी को कहते हैं तारककाय सेंट्रोसोम। ये कोशिका के मध्य के केंद्रक के पास पाए जाते हैं। ये भी केंद्रक के समीप होते हैं। ये कोशिका विभाजन करता है। तारककाय सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। कोशिका विभाजन का काम करता है। ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण कि तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम ही कोशिका का विभाजन करता है और मस्तिष्क में हमारे माइंड में जो है सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। मस्तिष्क में अगर सेंट्रोसोम पाए नहीं जाते हैं तो वो कोशिका का विभाजन नहीं कर सकता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और ये सबसे छोटी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? यकृत, लीवर सबसे बड़ी कोशिका होती है। उसमें बहुत ही फास्ट जो है विभाजन होता है।
उसमें सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसमें बहुत ही फास्ट कोशिका का विभाजन होता है। यकृत में यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होता है, ये सबसे छोटी होती है। क्योंकि इसमें से मस्तिष्क में हमारे सेंट्रोसोम पाए नहीं जाते हैं, इसलिए तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम कहाँ पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में ही सिर्फ तारकाय या सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में ही कोशिका विभाजन होता है और पादप कोशिका में नहीं। सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण में सहायक। सूक्ष्म नलिकाओं के निर्माण में सहायक है। इसकी खोज वान वेंडेन ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? वान वेंडेन ने की थी। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन कैसे होता है? सेल प्लेट द्वारा होता है। पादप कोशिका में भी कोशिका विभाजन होता है। सेंट्रोसोम ही कोशिका का विभाजन करता है। ये कोशिका विभाजन करता है, हमने पढ़ा सेंट्रोसोम तारकाय। तो अब पादप कोशिका में जो सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता है, तो वहां पे कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अभी हमने पढ़ा लाइसोसोम। इसकी खोज डी दुबे ने की थी। डी दुबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। ये हमारा जो है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम्स में जल अपघटक एंजाइम पाया गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। और ये हमारा पाचन का कार्य करता है। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है क्या? लाइसोसोम। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो उससे ये अंग को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम का काम क्या है? कोई भी अंग, जैसे मृत्यु हो गया है, डेथ हो गई, कोई भी अंग काम नहीं करता है तो उसको ये खा जाता है, नष्ट कर देता है, साफ कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये कट जाता है, इससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। यानी पूरी कोशिका का अगर कार्य करना बंद कर देता है पूरी कोशिका, उसको पूरी कोशिका को भी ये नष्ट कर देता है और खुद नष्ट हो जाता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका क्या होती है? नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद प्लीहा में चला जाता है। आरबीसी मरने के बाद कहाँ चला जाता है? प्लीहा में चला जाता है, जिस कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, तो लाइसोसोम्स जो है क्या होता है? जो नष्ट हो जाता है, जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जो अंग कोशिका के अंदर नष्ट हो जाते हैं, उसको ये खा जाता है, उसको ये साफ कर देता है। तो आरबीसी के अंदर जो है लाइसोसोम पाया नहीं जाता, तो आरबीसी की सफाई कहाँ होगी? तो आरबीसी जो है मरने के बाद, नष्ट होने के बाद प्लीहा में आ जाता है और प्लीहा में ये वहाँ पे साफ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आरबीसी को का कब्र, प्लीहा जो है आरबीसी का कब्र कहा जाता है। आरबीसी को खत्म करने का, साफ करने का काम प्लीहा करता है। और बाकी कोशिका के जितने भी अंग हैं वो लाइसोसोम्स द्वारा नष्ट किए जाते हैं, साफ किया जाता है। कोई भी अंग काम नहीं करता है तो उसको अंग को नष्ट कर देता है और खुद नष्ट हो जाता है। आत्महत्या की थैली कहते हैं इस लाइसोसोम को। पूरी कोशिका को नष्ट करने में ये अपने आप को ही खत्म कर देता है। अगला पार्ट है केंद्रक। कोशिका का मेन पार्ट है केंद्रक। केंद्रक के अलग अलग यहाँ पे प्रकार हैं, ये परिकेंद्रीय, अवकाश केंद्रीय, प्राण केंद्रक, क्षेत्र केंद्रीय, हेक्टोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन जालिका, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें हमारी जो है केंद्रक में होती हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी।
केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक हमारा जो है न्यूक्लियस जो है कोशिका का सबसे मेन अंग होता है। ये कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रित करती है। कोशिका में जितनी भी जैव क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण हमारा केंद्रक ही करता है। कोशिका का अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कहा जाता है केंद्रक को। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट। कोशिका का दिमाग, पावर हाउस, आत्महत्या की थैली और आरबीसी का कब, ये सारे प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन की फैक्ट्री, ये जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं इन सबको बहुत ही अच्छे से हमको याद करना चाहिए। यही सारे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी जैव क्रियाएं होती हैं केंद्रक ही उसका नियंत्रण करता है। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक के कोशिका विभाजन से ही जीवों की शारीरिक वृद्धि संभव है। केंद्रक के कोशिका विभाजन से ही जीवों की शारीरिक वृद्धि संभव। जैसे कोई भी जीव है, एक है, उसमें विभाजन होता है, एक और जुड़ जाता है, एक और जुड़ जाता है, ऐसे ही उसकी शारीरिक वृद्धि होती रहती है। तो कोशिका विभाजन से ही किसी भी जीव की शारीरिक वृद्धि संभव है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो उसकी वृद्धि नहीं हो पाएगी। केंद्रक के 4 भाग हैं। केंद्रक कला है, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिक है, क्रोमेटिन धागे हैं। क्रोमेटिन धागे और केंद्रिक यह वाला पार्ट और ये जो है ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ये क्या है? क्रोमेटिन धागे। केंद्रिक द्रव्य और केंद्रिक कला, ये इसमें बीच में जो जल प्रोटीन भरा हुआ है इसको कहते हैं केंद्रिक द्रव्य, और केंद्रिक कला यानी उसकी बाहर की दीवार। इस तरह से ये केंद्रक है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अगला पार्ट है रसधानी, वैक्यूल्स। ये जल को संचित करके रखता है। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि पादपों में जल अधिक मात्रा में होता है, तो इसमें इसकी जो है साइज जो है आकार बड़ा होता है, और जंतुओं में इसका आकार छोटा होता है। जो जहाँ भी जल संचित होता है उसे ही रसधानी कहा जाता है। अगला पार्ट से लवक, प्लेस्टाइड। लवक का कार्य क्या है? ये हमारा जो है पादप लवक है, हरित लवक यहाँ पे दिखाया गया है। लवक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज हाइकेल ने की थी। हाइकेल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी लवक की। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिका अंग है। पादपों का सबसे बड़ा कोशिका अंग लवक ही होता है। ये कि केवल पादप में ही पाया जाता है। पादप में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, और लवक को जो है पादप में ही पाया जाता है। जंतु में लवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में लवक नहीं होगा, पादप कोशिका में ही लवक पाया जाएगा। ये गोलाकार या चपटे आकार के रंगीन या रंगहीन दोनों में होते हैं। रंगीन भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। इसके कार्य वर्णक गुणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा गया है इसको। इसके किस आधार पर? इसके वर्णक गुणों के आधार पर, इसके कलर रंगों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, जो यहाँ पे फिगर सही है हरित लवक का है। ये भोजन का निर्माण करता है और ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। हरित लवक कहाँ पाया जाएगा? पत्ती में पाया जाएगा, तना में पाया जाएगा। इसी के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। क्लोरोफिल हमारा जो है पर्णहरित जो क्लोरोफिल होता है उसी का इसी के थ्रू उसका निर्माण होता है। अगर ये पत्तियां हरित लवक के कारण ही पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं, जिससे हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन का निर्माण होता है। अगला है वर्णी लवक, नंबर 2 है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है? रंग प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट का काम है रंग, हरा रंग प्रदान करना। हरित लवक होता है वर्णी लवक, ये अलग अलग टाइप के रंग फलों में देता है। टमाटर, मिर्च में
रंग देता है। टमाटर लाल रंग कैसे होता है? लाइकोपेन के कारण। लाइकोपेन नामक वर्णी लवक होता है। गाजर में कैरोटीन नामक लवक होता है। फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। जेंथोफिल नामक लवक वर्णी लवक जो होता है उससे फलों का रंग पीला होता है। चुकंदर में विटानिन नामक लवक होता है। चुकंदर का रंग जो है विटानिन नामक वर्णक के कारण होता है। टमाटर और मिर्च का लाइकोपीन। तो ये सारे क्वेश्चन चारों इम्पोर्टेंस है। चारों क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि गाजर का रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो कैरोटीन नामक वर्णक से गाजर का रंग लाल होता है। टमाटर मिर्च का रंग लाइकोपीन के कारण होता है। चुकंदर का विटानिन के कारण होता है। फलों का रंग किस वर्णक के वजह से होता है? तो जेंथोफिल से होता है। नंबर तीसरा लवक है आवर्णी लवक। आवर्णी लवक ये भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह कहाँ होता है? आवर्णी लवक में होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ व फल में पाया जाता है। तो भोजन का संग्रह कहाँ होता है? फल में होता है या जड़ों में होता है? तो फल में और जड़ में ही ये पाया जाता है, वहां पे इस भोजन का संग्रह होता है। तो आवर्णी लवक हमारे जड़ या फल में पाए जाते हैं और वर्णी लवक फलों को रंग प्रदान करते हैं। हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? पत्ती के तनों में पाया जाता है। इसका क्या काम है? भोजन का निर्माण करना। तो लवक हमारे 3 टाइप्स हो गए। लवक की खोज किसने की थी? लवक की खोज हाइकेल्स नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये कोशिका पादप कोशिका में ही पाया जाता है और ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। इस तरीके से हमने कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया, सीखा कि कोशिका के अंग कौन कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनकी खोज किसने की थी और उनको अलग अलग किन किन नामों से जाना जाता है, इनके बारे में हमने इस पर विधिवत अध्ययन किया। तो आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। इसमें अगर कोई और जो है टॉपिक जोड़ना है तो आप कमेंट कर बता दीजिए।